मतलब यहाँ की लोकेलिटी जो हमने पब्लिक देखी है, उनका जो हमारे को प्यार प्रेम मिला वो बहुत ही लाजवाब था। और दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पे कि हम जिस भी रोड से क्रॉस हो रहे हैं ना, उसमें हमने कहीं गंदगी वगैरह वैसी चीज़ नहीं देखी। अगर ट्रैफिक का जाम भी होता है तो ट्रैफिक एक जगह पे खड़ी होगी, जब तक दूसरी ट्रैफिक का या सिग्नल नहीं मिलता उनको, तो वहाँ पे बाइक वाले भी अदरवाइज खड़े रहते हैं, बाकी गाड़ी को तो छोड़ दीजिए। और यहाँ पे खाना वाना कैसे लगा? खाना भी एक नंबर है भाई, बहुत प्यारा खाना, बहुत प्यारा खाना है, मजा आ गया यहाँ पे खाना खा के। और दूसरा, हम यहाँ पे जिस दिन हम आए उस दिन हमने पशुपतिनाथ महाराज जी के दर्शन किए। एक नंबर दर्शन मिले, प्रभु की कृपा थी। मैंने सुना है कि भाई जो यहाँ का मंदिर है वो जो सुबह 10-11 बजे बंद होते हैं वो शाम को फिर 4 बजे के बाद ही खुलते हैं, लेकिन प्रभु की कुछ ऐसी कृपा थी कि हमारे लिए वो उस दिन 2:30 बजे भी उन्होंने दर्शन करवाए। आधे घंटे के लिए मंदिर खोला, लेकिन बहुत बहुत कृपा हुई उनकी। खाना में क्या पसंद है, सबसे बेस्ट खाना? देखो, मैं तो कभी नॉनवेज खाया ही नहीं, ना अंडे ना मांस ना मछली, मैं कभी नहीं खाता। हमारा खाना है ओनली दाल चावल रोटी राइस दूध दही घी, ये हमारी फेवरेट डिश है। कुछ डिफरेंट लगा है तेरे को यहाँ पे नहीं, जाके? खाने में कुछ वैसे डिफरेंट नहीं लगा, क्योंकि मेरे को तो गांव का टेस्ट मिला यहाँ पे। जैसे हमारे गांव का टेस्ट है वैसे ही यहाँ का है। दाल चावल रोटी सब्जी भाजी बहुत प्यारी आती है यहाँ पे। और वहाँ के सिनेमा मेकिंग में और इधर के सिनेमा मेकिंग में क्या डिफरेंस थोड़ा मतलब? बहुत फर्क होता है। देखो, डिफरेंट कुछ नहीं होता है, सवाल वो होती है कि ये यहाँ का जो नेपाल का जो सिनेमा है वो एक छोटा सा कस्बा है इसका, और जो हमारे बॉलीवुड में बनता है वो बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा एरिया बोले तो मतलब अगर वहाँ पे 200 करोड़ की पिक्चर बने या 300 करोड़ की पिक्चर बने तो वो भी कैपेसिटी रखती है कि वो कवर करेगी। लेकिन यहाँ पे अगर 100 करोड़ की आप पिक्चर बनाओगे, अब 100 करोड़ की पिक्चर बनाओगे लेकिन उसके लिए तामझाम भी वैसा ही चाहिए आपको। लेकिन यहाँ पे 100 करोड़ की पिक्चर अगर बनाओगे तो वो मैं नहीं समझता कि नेपाल में वो रिकवर हो सकती है। बाई चांस कोई अगर सुपर हिट मूवी होगी तो वो रिकवर कर सकती है 100-200 करोड़ का बिजनेस। 100-200 करोड़ तो उसका लगा है, उसके बाद उसको प्रॉफिट भी तो चाहिए ना उसमें। अगर आप 100 करोड़ या 200 करोड़ एक पिक्चर के अंदर डाल रहे हैं और उस पिक्चर को बनाने के लिए आपको 6 महीने साल का एक टाइम लग रहा है, तो उसका वैल्यूएशन भी तो निकालना पड़ेगा ना। आपने किसी से फंड लिया है, कोई फाइनेंसर आपके पास आया है, तो वो भी उसमें से प्रॉफिट चाहेगा, जिसने बनाया है वो भी उसमें प्रॉफिट चाहेगा, तो वो निकालना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है। और भाई आपकी फिल्म सिनेमा में जी। किस किस तरह जुड़े? तो कुंभ सिनेमा में जुड़े तो देखो, मोह माया है, प्रभु की कृपा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं नेपाल में आके कभी कोई नेपाली मूवी करूंगा, लेकिन हमारे रणधीर भाई है, हम इनके साथ 3-4 साल प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो वहीं पे अपनी जान पहचान हो गई थी। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला था कि हम आपको नेपाल जरूर बुलाएंगे, चाहे कभी ना कभी, लेकिन आपके साथ नेपाली मूवी में काम करवाएंगे आपसे। बहुत अच्छा लगा, काम किया है। 4-5 साल से हमारी यारी दोस्ती थी, बातचीत होती थी, लेकिन पिछले लास्ट ईयर जो हम इनके साथ जुड़े, बोला हम ऐसा ऐसा एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसमें कुछ आपकी एक रिक्वायरमेंट है, तो आप अगर साथ देंगे। मैं कहा यार क्यों नहीं देंगे, आप हमारे दोस्त जैसे है, भाई जैसे है, आपके साथ काम नहीं करेंगे तो किसके साथ करेंगे भाई। आप जो एक किरदार जो है इसमें, हम्म। उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। किरदार देखिए, जो हमारा किरदार है ना वो कुछ जैसे होता है ना, एक डॉन दूसरे डॉन को कॉल करता है। अब जैसे दुबई में बैठा हुआ डॉन करेगा कि बम्बई में हमारा ये आदमी है, ये आपका सारा काम करके देगा, तो वैसे ही जो नेपाल में बैठा हुआ डॉन था उसने इंडिया में जाके कॉल किया कि हमारा ऐसी ऐसी हीरोइन है या बंदा है, उसको आपको पकड़ के लाना है, या मतलब उसका कुछ भी कर देना है, लेकिन वो हीरो के हाथ में जिंदा नहीं लगनी चाहिए। तो वही एक छोटा सा करेक्टर था। तो जैसे ही हमारे पास खबर मिली कि भाई ऐसा ऐसा है, तो हमने अपना पूरा जाल बिछाया, अपनी टीम को पूरा भेजा, जहां जहां से हमारे को इंक्वायरी मिली कि यहाँ मिल सकती है, यहाँ मिल सकती है, एक जगह मिली, वहां से हमारे बंदों ने उसको उठा लिया। उठाने के बाद जैसे ही हमारे पास आई, तो जो राजा साहब जी यहाँ के थे, उन्होंने हमारे को सुपारी दी थी, राजा बाबू ने, कि भाई उस लड़की का काम तो माफ कर दो। तो जैसे ही हमारे हाथ लगी तो हमने उसका काम जो है कंप्लीट तो कर दिया। आपको अच्छा लगा ये किरदार करने में, कितना खुशी मिला? किरदार करने में तो बहुत खुशी मिली, लेकिन कुछ एक चीजें होती है कि थोड़ा सा मैं उसमें डबिंग के टाइम पे नहीं आ सका। अगर थोड़ा सा पॉसिबल होता, मैं पहले आ जाता, तो थोड़ा सा और अपने दिल को खुशी मिलती है कि यार मैंने पहला प्रोजेक्ट नेपाली किया और उसमें मैं खुद डबिंग कर रहा हूँ। लेकिन किसी दूसरे के थ्रू उन्होंने डबिंग करवाया, क्योंकि मैं उस टाइम आया नहीं था। मैं 2 दिन 3 दिन पहला यहाँ पे पहुंचा, क्योंकि उस टाइम वो फिर पिक्चर रिलीजिंग पे आ गई थी, प्रमोशन करना था, तो सेंसर बोर्ड से पास करवाना था। तो ये चीजें थी कि उस टाइम मैं डबिंग के टाइम पे नहीं आ सका। वो मेरे को थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा उसका फील हो रहा है कि अगर उसकी डबिंग मैं करता तो शायद कुछ और ही लेवल बन जाता उसका करेक्टर नेपाली का। में कुछ बोलने का ट्राई किए? नहीं, कि अभी चाहते तो कि नहीं हाँ किया, अभी तो मेरा नहीं पूरा किया। डायलॉग नेपाली में होता तो और अच्छा होता।
नेपाली में होता तो और अच्छा था, क्योंकि उसका वो टोन अलग से मिल जाता है। लेकिन ये जो करेक्टर था वो नेपाली नहीं था, वो इंडिया का डॉन था। इंडिया का डॉन था, तो इंडिया का डॉन हिंदी बोलेगा, वो नेपाली नहीं बोलेगा। नहीं बोला कि हाँ चलो आज नेपाली में करते हैं, इंडिया में रहते हुए नेपाली में बोलते हैं ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ भाई। आपको कुछ लगा कि हाँ ये बोलते तो अच्छा रहेगा, नहीं नेपाली में कुछ बोलते तो अच्छा था ना यार, क्योंकि ये पिक्चर जो है नेपाली पिक्चर है। अगर वो डायलॉग भी नेपाली में होता तो उसका और बेस बन के आता, क्योंकि जो हालांकि हिंदी भी आपका बहुत अच्छा है, तो ये वो हिंदी में भी अच्छा है, नो डाउट हिंदी में भी अच्छा है, लेकिन नेपाली में बोलते क्योंकि वो पिक्चर जो है नेपाली मूवी है। अगर उसका डायलॉग डिलीवरी पूरा अगर नेपाली में होता तो उसका और वेरिएशन मिलता, उसकी इफेक्ट और आता है। पब्लिक, ऐसी पब्लिक भी है, बहुत सी पब्लिक जिसको हिंदी नहीं आती है, नेपाल की ऐसी बहुत सी पब्लिक है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं जिससे भी बात किया है 90% लोग तो पूरा हिंदी बोलते हैं, चाहे वो टूटा फूटा बोलते हैं, लेकिन जो भी हो लेकिन बोलते हैं। जो भी मैं कुछ बोलता हूँ उनको समझ में आता है और वो हिंदी में जवाब देते हैं मेरे को। तो अच्छा लगता है कि हम इस सिटी में आए हुए और यहाँ पे हमारे को प्रॉपर हिंदी सुनने के लिए मिल रही है, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये जब मैंने 2-4 यार दोस्त थे, मैं कहा भाई तुमने नेपाली होते हुए हिंदी कैसे सीखा, तो उन्होंने बोला कि नेपाल का और इंडिया का बॉर्डर टच है। तो आज से नहीं, जब वो रामायण महाभारत बनता था उस टाइम से लेके हम ये चीजें देख रहे हैं, तो हमने ये सारी चीजें सीख ली है। महाभारत देखा, रामायण देखा, तो पूरा वो हिंदी में होता था। जितनी भी हॉलीवुड की बॉलीवुड की पिक्चरें आती है या साउथ की मूवीज आती है, वो सब हिंदी में डब होके आती है। तो पूरी यहाँ की जितनी भी पब्लिक है वो उन मूवी को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन देती है, क्योंकि उनको ज्यादा अच्छी लगती है। अभी डिजिटल दुनिया भी हाँ, डिजिटल का तो अभी दौर ही आ चुका, अभी तो बहुत ही ज्यादा हो चुका है। और नहीं है सब अब तो कुछ भी आप सीख सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। इस मूवी करते हुए इस तरह में शूटिंग दौरान कुछ यादगार पल रहा है? यादगार पल तो कुछ नहीं है, लेकिन जो हमने मैंगलोर में शूट किया था वहां पे हमने बहुत फन किया, बहुत मजा किया। जितने भी वहां पे एक्टर लोग आए हुए थे, असिस्टेंट थे, फाइटर थे या फाइट मास्टर थे, डायरेक्टर थे, हीरोइन थी, तो मतलब सबके साथ हमने अच्छा चिल किया। वहां पे हमारे को ये नहीं लगा कि मैं फर्स्ट टाइम नेपाली मूवी कर रहा हूँ या फर्स्ट टाइम किसी से मिल रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि लोग ही बहुत प्यारे हैं यार। कुछ फनी मोमेंट्स ऐसा कुछ फनी मोमेंट नहीं है कि मैं कुछ ऐसी शेयर कर सकूं इस स्टेज के ऊपर कैमरे के सामने, ऐसा नहीं। आपके लिए अभिनय का मतलब क्या है? अभिनय का मतलब एक किरदार, किरदार मतलब जो आपकी स्क्रिप्ट की डिमांड है वो आपका अभिनय हो गया है। उसको आपको करने की जरूरत नहीं, वो स्टोरी की डिमांड है, और स्टोरी की डिमांड के साथ से आपको अपना करेक्टर करना पड़ेगा। हो सकता है वो करेक्टर चोर का हो, डाकू का हो, या फिर जैसे भिखारी लोग होते हैं, वो ये अभिनय हो गया, क्योंकि वो डिमांड है। आप कुछ भी दिख रहे हो, लेकिन अगर आपको मतलब क्या बोलते हैं उसको कि कचरा बड़े का करेक्टर भी मिल जाए ना, कचरा चुगने वाला, तो वो करेक्टर में भी आपको ढलना पड़ेगा। उस हिसाब से आपको एक्टिंग, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका कपड़ा, आपका लुक, उस हिसाब से वो मतलब कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट या मेकअप डिपार्टमेंट उस टाइप से आपके चेहरे को ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि उस करेक्टर की डिमांड है कि आपको भिखारी बनना। आप हीरो देख रहे हो, विलन देख रहे हो, लेकिन आपका करेक्टर जो है वो भिखारी का है, भिखारी के ही रूप में आप विलन का करेक्टर प्ले कर रहे हो। वो स्टोरी की डिमांड है। तो अभिनय वही चीज है जो आपकी डिमांड है। अगर वो करेक्टर में आप ढल जाओ, वो करेक्टर आप कर लो, तो वो सबसे बड़ा अभिनय है। जैसे कि कुंभ में भी आप जैसे कि कुंभ में अभी कर रहे हैं। कोई एक्टर जो आपको पसंद हो, उससे काम करना चाहते हैं कोई है? एक्टर तो बहुत है, देखो हमारे तो सभी दिल चाहे एक्टर है, जिसके साथ भी हमने काम किया उनके साथ मजा भी बहुत आया। सुरेंद्र जी को जो अच्छा लगे? सुरेंद्र जी को अच्छा लगे मतलब, मैं अमिताभ जी के साथ अभी तक काम नहीं किया है, अमिताभ बच्चन जी के साथ। तो मेरी एक काफी दिलों से ख्वाहिश थी, दिल से ख्वाहिश थी कि मैं इनके साथ कभी काम करूं। 1-2 बार मौका मिला, लेकिन उस टाइम मैं दूसरे प्रोजेक्ट में बिजी था, तो उनके साथ नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत ही लेजेंड एक्टर है। आज की डेट में 70-80 साल की 80 साल की उम्र में भी बंदा जो है अपने आप को फिट रखा हुआ है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उनका दूसरा क्या कारण है कि वो टाइम के पंक्चुअल है। अगर आप सुबह उनको 9 बजे का कॉल टाइम देंगे तो 9 ही बजे पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं 9 बजे का कॉल टाइम दिया, इतना बड़ा स्टार है, 12-1 बजे भी आएगा तो भी कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन अगर 9 बजे का कॉल टाइम दिया तो 9 बजे सेट के ऊपर अवेलेबल हो जाते हैं। तो ऐसे इंसान से या ऐसे करेक्टर से या इतने बड़े लेजेंड एक्टर से सीखना हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि अगर आपको ऊपर उठना है तो सबसे पहला तो आपको टाइम के पंक्चुअल होना चाहिए। इस इंडस्ट्री में आपका सबसे बड़ा संघर्ष क्या है? बॉलीवुड इंडस्ट्री में जी हाँ। यार, इंडस्ट्री में क्या, किसी भी लाइन में जाओ आप, संघर्ष कभी खत्म नहीं होता, कभी भी खत्म नहीं होता। हाँ, या आपका ओहदा वो बन जाए, आपका लेवल वो बन जाए कि आप ए ग्रेड के एक्टर बन चुके हो, मतलब आप सुपरस्टार हो,
तो आपको संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज जितने भी मिडल एक्टर है उनको संघर्ष हमेशा करना ही करना पड़ता है, क्योंकि संघर्ष के बगैर जिंदगी नहीं है। एक प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट होता है तो उसके बाद हम दूसरे प्रोजेक्ट की तैयारी में लग जाते हैं कि यार कहाँ से हमारे को दूसरा करेक्टर मिलेगा या दूसरा प्रोजेक्ट मिलेगा कि जिसमें हम और कुछ कर सके। आपकी ड्रीम रोल कौन सा? जी, ड्रीम रोल। ड्रीम रोल। ड्रीम रोल तो यार देखो, शक्ल सूरत ऐसी है तो हीरो हीरो तो हम बनने वाले नहीं है, बनेंगे तो विलन ही। तो विलन का ही हमारे को, और किरदार भी अच्छा लगता है क्योंकि अपना कुछ वेशभूषा भी वैसी है, बॉडी स्ट्रक्चर भी वैसा ही है, और थोड़ी सी आवाज भी थोड़ी सी भारी है। तो वो चीजें मतलब जो हमारे को इन चीजों का बेनिफिट है, हम इस चीज को हटके अगर कोई और चीज करना चाहेंगे ना तो हमारे से नहीं होगी वो। क्योंकि अभी मैं एक मूवी कर रहा था, साउथ की मूवी कर रहा था, सीक्रेट एजेंट करके, वो हिंदी में डब होके आ गई है। तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सा सर आप मतलब नर्वस होके मतलब लुक दीजिए अपनी आंखों से ना। तो मैं मतलब ऐसे भी देख रहा था ना, ऐसे भी कर रहा था। बोला सर अगर आप कैसे भी देखो लेकिन आपकी जो आंखें है ना वो वैसे लगती है कि आप किसी को मारने ही वाले हो। तो मतलब वो लुक ही ऐसा है कि अभी उसमें क्या कर सकते हैं। सफलता का आप कैसे देखते हैं? सफलता को देखते हैं कि आप जो चीज चाहते हैं ना, कोई भी चीज हो, छोटी से छोटी हो बड़ी से बड़ी हो, अगर आप छोटी से छोटी चीज की चाहत रखते हैं, आप एक साइकिल की चाहत रखते हैं और वो आपने साइकिल हासिल कर ली तो मतलब आपको सफलता मिल गई है। वैसे ही छोटा एक्टर साइकिल चाहता है, बड़ा एक्टर फोर व्हीलर चाहेगा, उससे बड़ा एक्टर हेलीकॉप्टर चाहेगा, फिर वो चाहेगा कि अब मैं पर्सनल अपना जेट फ्लाइट लूं और उसमें जाके उड़ूं, किसी चीज का कोई वो ना हो। वो सफलता सबसे बड़ी चीज है। और सबसे बड़ी सफलता क्या होती है? आपके माँ बाप का आपके ऊपर आशीर्वाद है और वो आपके साथ सदा बाहर रहे। आप अपने माँ बाप के लिए अगर कुछ भी कर रहे हैं ना, उससे बड़ी सफलता जिंदगी में कुछ भी नहीं है। आपके पास घोड़ा गाड़ी कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके माँ बाप आपसे खुश है, आप अपने माँ बाप को टाइम दे रहे हैं, उससे बड़ी सफलता मैं समझता हूँ इस जिंदगी में कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो कुर्बानी आपके माँ बाप ने दी है ना, वो कोई भी नहीं दे सकता है। न जाने उन्होंने किस किस तरीके से हमारे को पाल पोस कर इतना बड़ा किया। आज मैं बंबई शहर में हूँ, मेरे माँ बाप अगर हिमाचल में गांव में है और मैं उनके लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, ना देख रहा हूँ, ना भाल रहा हूँ, ना कभी कॉल कर रहा हूँ, ना दवाई के पैसे दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ एबीसीडी, अगर मेरे साथ नहीं है तो मेरा सबसे पहला फर्ज बनता है कि मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ तो करूँ। मैं अगर 10 रुपए कमा रहा हूँ तो मेरा उसमें हक बनता है कि अगर मैं 7 रुपए अपने ऊपर खर्च करूँ तो 3 रुपए अपने माँ बाप के लिए भी खर्च करने की मेरी कैपेसिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है 10 का 10 आया उड़ा दिया, ये भी नहीं। सबसे पहला अपने माँ बाप का आपकी आने वाली कुछ प्रोजेक्ट है? नेपाली या प्रोजेक्ट। हिंदी? अब देखो, नेपाली तो अभी फर्स्ट ईयर रिलीज हुई है, अभी इसके बाद यहाँ पे आए हैं तो उसके बाद देखते हैं अभी नेपाली में कौन से और प्रोजेक्ट आते हैं। क्योंकि अभी मैंने मतलब जो हमारी पहले डिमांड थी, जो मैं करेक्टर कर रहा हूँ, ये करेक्टर जो है नेक्स्ट सीक्वल जब इसका आएगा कुंभ का, तो उसमें मैं नेगेटिव करेक्टर मतलब मेन विलन का इसमें करेक्टर करूंगा। क्योंकि यहाँ पे मेरी एंट्री हुई है, हीरोइन को लेके आना या उसको मारना, तो जितने भी विलन का ग्रुप था वो सब मारा जा चुका है। तो इसके बाद बचा कौन हूँ मैं, क्योंकि मैं बीच में से ही कट हो गया था। अब वो सीन में नहीं दिखाया गया कि बंदा कहाँ गया कहाँ से आएगा, तो अगले सीक्वल के लिए वो रखा गया है। और अभी मेरे जैसे कि बॉलीवुड में आ रहे हैं, मिर्जापुर आ रही है, धमाल 4 आ रही है, मिड नाइट हीरो आ रही है, साउथ की मूवी जो है नागाबंतम आ रही है, एक दीक्षा करके आ रही है, एक मेरी हॉलीवुड की मूवी आ रही है, और ये तो अभी रिलीज हो चुकी है। और 2-3 प्रोजेक्ट और भी है जिसके ऊपर बात चल रही है, लेकिन ये जो पिछले प्रोजेक्ट अभी ये कंप्लीट हो चुके हैं। आगे के लिए फिर जैसे कि आपको बोलते हैं कि संघर्ष करना है, पिछला कंप्लीट हो चुका, फिर आगे के लिए दौड़ भाग चालू रहेगी। आपको पसंदीदा कलाकार कौन, अभिनेता? वो यार मेरे जो शुरू में थे, जैसे कि संजय दत्त हो गया, अभिनेत्री में? और अभिनेत्री में माधुरी दीक्षित होगी, रेखा जी होगी, श्रीदेवी जी होगी। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं और मतलब आपको जो अच्छा लगा? मजा भी आता है, हमारे को अच्छी लगते थे, मतलब उनके करेक्टर अच्छा लगता था, जो भी प्ले करती थी, अपना अभिनय प्ले करती थी, उसमें बहुत मजा आता था देखने के लिए। फिल्म? फिल्म तो यार देखो, सबकी अपनी है। अब किसी को कोई चीज पसंद आती है, किसी को कोई पसंद चीज पसंद आती है। बचपन में हमने पिक्चरें देखी थी, बचपन तो क्या, लेकिन जवानी के टाइम में जब हमने शुरू शुरू में देखी थी, शोले पिक्चर आई थी, उसका हर एक करेक्टर जो है वो फेमस हुआ था। तो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट मतलब वो जो दिल को याद रखते हैं, आज भी वो चीजें याद आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भाई कैसे कैसे क्या क्या हुआ था उस प्रोजेक्ट के अंदर। निर्देशक? जी। निर्देशक, डायरेक्टर, सर? डायरेक्टर तो बहुत है, जैसे अपने अनीश बज्मी जी हो गए,
और भी बहुत से डायरेक्टर हैं जिनके साथ काम भी किया है और काम करने का मजा भी आता है। अभी मैं मतलब मैं अपने भूल भुलैया 3 की थी, तो उसमें अपने अनीस बज्मी जी थे। अभी जो हमारे फेमस डायरेक्टर है जैसे कि मिर्जापुर वगैरह, मिर्जापुर 1 आई, 2 आई, 3 आई, अभी ये 4th जो है मूवी बन रही है, ये वेब सीरीज नहीं बन रही है। तो गुरमीत सिंह जी जो है हमारे बहुत फेमस, मतलब मेरे दिल के बहुत करीब है, मैं उनको बहुत दिल से चाहता हूँ। और वो भी मतलब ऐसे ही है, डाउन टू अर्थ इंसान है। मतलब कभी सेट के ऊपर मैंने किसी इंसान को, किसी भी करेक्टर को या किसी भी आर्टिस्ट को उनके मुंह से बदतमीजी से कोई बात करते हुए नहीं देखा, या कोई गाली गलौज से बात करते हुए नहीं देखा। जो भी चीजें करवाते हैं बड़े प्यार से करवाते हैं, और जो वो प्यार देते हैं ना, एक्टर का दिल उसी में ही जीत लेते हो। चाय या कॉफी? चाय। कुछ वजह चाय की? कौन सी चाय अच्छी लगी? चाय देखो, मैं नॉर्मल चाय पीता हूँ। मैं ये चीजें जिंदगी में पानी नहीं है कि ब्लैक टी पीऊंगा, लेमन टी पीऊंगा। अपन तो शुरू से लेके दूध की चाय पी है, शक्कर डाल के, चीनी डाल के, कड़क चाय, उसका जो मजा आता है वो अलग ही मजा आता है। आपकी आने वाली प्रोजेक्ट की और आप नेक्स्ट आने वाली नेपाली फिल्म की सब चीज़ के लिए शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप नेपाल में आए, बहुत बहुत आपको अच्छा धन्यवाद लगा आपका, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो बाकी कुछ रह गया है फ्लोर ओपन आप कुछ कह सकते नहीं, कुछ नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं यहाँ पे नेपाल में आया, आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला, मीडिया का प्यार मिला, पब्लिक का प्यार मिला, जितने भी यहाँ के लोग थे उनका प्यार मिला। जिस होटल में हम रुके हुए हैं, कुसुम होटल में, वहाँ के जितने भी वेटर लोग हैं, सर्वेंट लोग हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छी उनकी सर्विस है। और जितने भी यहाँ के लोग हैं ना, मुझे जैसे कि छोटी छोटी बच्ची है जो यहाँ पे काम कर रही है, मैं तो बच्चियां बोलूंगा क्योंकि हाइट ही सब 4 फुट 5 फुट की मेरे को दिखी नहीं कोई, लेकिन उनके चेहरे के वो जो मुस्कुराहट होती है ना, वो अपना दिल पहला ही जीत लेती है। किसी से अगर चाय कॉफी मंगाओ तो जब आती है ना, सर आपकी चाय, तो उसमें बहुत मजा आता है कि यार देखो कितना प्यार से आपकी रिस्पेक्ट कर रही है। तो जो आप हमारे को जो रिस्पेक्ट मिलती है ना, वो सबसे बड़ी चीज है। नेपाल वासियों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे कुंभ मूवी में देखा। हो सकता है आने वाले प्रोजेक्ट में मैं जल्दी ही कुछ ना कुछ नए प्रोजेक्ट यहाँ पे करना चाहूंगा। अगर आप लोगों का प्यार आशीर्वाद बना रहा तो अवश्य नेपाली मूवी में हम आगे काम करेंगे। लव यू नेपाल। जय हिंद।